जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल इमेजिंग साइंस पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम केवल साइंस के प्रश्न लिए हैं और यह एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। एनसीईआरटी में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। हम इस वीडियो में प्रत्येक दिन हर एक चैप्टर से प्रश्न उठाएंगे, यानी एक चैप्टर से आज लिए हैं अध्याय 1, कल हम अध्याय 2 पर बनाएंगे वीडियो, परसों अध्याय 3 बनाएंगे। इसी तरह से यह चलता रहेगा। जैसे सभी अध्याय खत्म हो जाएंगे क्लास 10 के, उसके बाद क्लास 9 के अध्याय शुरू करेंगे सभी। फिर जैसे यह क्लास 9 खत्म हो जाएगा फिर 10 के शुरू करेंगे। इसी तरह से चलता रहेगा। प्रत्येक दिन एक एक अध्याय के प्रश्न लाएंगे और एक एक अध्याय में भी प्रत्येक टॉपिक पर लाएंगे। यानी कि इसी में देख लीजिए आप, ये पर यहाँ इतना दूर चल रहा है, 1 से लेकर के प्रश्न 5 हो गया। प्रश्न 5 तक है पहला टॉपिक। फिर दूसरा टॉपिक यहाँ 2 नंबर में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ दूसरा टॉपिक रासायनिक समीकरण एवं संतुलन, हम कलर कर दिए। उसी तरह से नीचे हम चलते हैं, नीचे देखते हैं। नीचे देखिए, नीचे यहाँ तीसरा टॉपिक, 3 नंबर में तीसरा टॉपिक निकल गया। उसी तरह से यहाँ देखिए चौथा टॉपिक आ गया। फिर पहला चैप्टर में भी हम कई टॉपिक ब टॉपिक करके बांट दिए ताकि पढ़ने में हम लोग को आसानी हो। फिर दोबारा जब हम ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा किताब खत्म हो जाएगा क्लास 10 के, फिर हम शुरू करेंगे ऐसे ही टॉपिक। हर एक टॉपिक से रोज प्रश्न लेंगे। इसी तरह से एक दिन में एक अध्याय हम लोग खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात होते रहेगा। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कुछ भी और भी आपको कोई सजेशन लेना हो या सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन में, यानी रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या होता है। उसमें रंग में परिवर्तन होता है, कि ताप में परिवर्तन होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यानी कि ये सभी प्रश्न अपना मन से हम नहीं दिए। इसका ऑप्शन भी एनसीईआरटी के है और ये प्रश्न भी एनसीईआरटी के हैं और ये पूछा गया भी है। आप रेलवे के प्रश्न को उठा के देख लीजिए, ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा पूछा हुआ। तो चलिए इसका जवाब हम लोग खोजते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए दूध का फटना हो गया, रासायनिक परिवर्तन होगा। चाय का बनना हो गया। आप लोग देखे होंगे चाय जब बनता है तो चाय जब बनता होता है, क्या उसके रंग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता। हाँ, उसके रंग में परिवर्तन होता है। क्या उसके ताप में परिवर्तन होता है कि नहीं होता। जरूर उसके ताप में परिवर्तन हो। जब तक हम उसमें टेम्परेचर, जब तक हम उसको गर्म नहीं करते तब तक दूध से चाय बनता ही नहीं है। तो उसके ताप में भी, टेम्परेचर में भी परिवर्तन करते हैं। ठंडा दूध को ठंडा छोड़ देंगे तो क्या चाय बनेगा? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो उसका ताप परिवर्तन होता है। गैस की उत्पन्न होती है, जरूर गैस तो जरूर बनता है। जब हम चाय बनाते हैं तो उससे गैस बनता ही बनता है। तो इसी तरह की गैस की उत्पत्ति भी होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस नहीं बनता है, किसी में गैस बनता भी है। तो ये सभी चीज़ होता है। उसमें रंग में भी परिवर्तन होता है, तो उसमें ताप में भी परिवर्तन होता है और गैस की भी उत्पत्ति होती है। एक नए पदार्थ, ऐसे देते नए पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में एक नए पदार्थ, मान लीजिए यहाँ पे गैस की उत्पत्ति की जगह पर दूसरा चीज़ देखें, नए पदार्थ बनता है। तो हाँ, ये भी सही होता है, इसमें नए पदार्थ बनता है। यानी जैसे दूध को बना दिया चाय, तो दूध पुराना पदार्थ था, चाय नया पदार्थ बन गया। इसके रंग में भी चेंज हो गया। दूध तो उजला होता है, चाय पीला कलर के हो जाता है। तो इसी तरह का होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन है, गैस की उत्पत्ति, उनमें से सभी। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस पर थोड़ा इतना देर तक हम लोग डिस्कशन किए हैं। चलिए 2 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न का, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। कोई रासायनिक समीकरण है, उसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्या अभिकारक और उत्पादक के द्रव्यमान समान रखने के लिए। मान लीजिए कोई रासायनिक समीकरण है, कोई रासायनिक समीकरण मान लीजिए कि कोई लिख लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन H2 + O2 बराबर H2O है। ये रासायनिक समीकरण है, तो इसको हम लोग संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखिए H इधर 2 है, इधर H2 है, यहाँ पर O 2 है, लेकिन इधर O 1 ही है। तो O इधर 2 है, इधर O 1 ही है, तो यहाँ से 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं। H हो गया 4, यहाँ देख सकते हैं H कितना हो गया, यहाँ H 4 हो गया। देखिए यहाँ 4 हो गया, तो H 4 करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी H 4 हो गया। इसी कहते हैं संतुलित करना। तो संतुलित हम लोग करते हैं क्यों है, यही कहता है संतुलित हम लोग क्यों करते हैं। इनके द्रव्यमान समान रखने के लिए संतुलित इसलिए करते हैं कि इसका द्रव्यमान क्या हो जाए, समान हो जाए। यानी कि इसको हम लोग तराजू पर देकर नापेंगे ना, तो जितना इसका वजन होगा इतना ही इसका वजन होगा। 2H2O, इतना ही 2H2O का वजन
होगा। तो इसको इसलिए हम लोग संतुलित करते हैं द्रव्यमान समान हो जाए, जितना इतना द्रव्यमान मतलब इसका मान लीजिए द्रव्यमान इसका एक तरह का वजन ही होता है। तो जितना ये हो गया उतने ही ये इसका द्रव्यमान हो गया, तो जितना इसका द्रव्यमान हो जाएगा उतना ही इसका द्रव्यमान। तो ये भी वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप पिछले साल के प्रश्न को उठा के देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण में दोनों साइड क्या समान रहते हैं, तो दोनों साइड उनके द्रव्यमान समान रहते हैं। अभिकारक का मतलब हुआ इधर जो रहता है ना H2 प्लस O2, ये हुआ अभिकारक, और जो ये बनेगा H2O, ये हुआ क्या उत्पाद। उत्पाद मतलब बनना, तो ये जो बना वो हुआ उत्पाद। तो अभिकारक मतलब ये साइड, और उत्पाद मतलब ये इधर साइड। तो H2 प्लस O2 ये हुआ अभिकारक, इसे जो बनेगा वो उत्पाद हुआ। संतुलित अगला चलते हैं, 3 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर के प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान रहता है। तो अभी तुरंत हम लोग बताएं संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान रहता है, तो ये द्रव्यमान समान रहता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान रहता है, द्रव्यमान समान रहता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई साल पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, द्रव्यमान समान रहता है। तो 3 नंबर को हो गया। चलिए हम लोग 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर पर देख लीजिए, कौन से तत्व दहन के दौरान ऑक्सीजन के साथ मिल करके जलता है और सफ़ेद रंग की राख देता है। कहता है इनमें से कौन सा तत्व, जिंक हो गया कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, लोहा हो गया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यदि आप मैग्नीशियम को जलाते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को यदि आप जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हैं तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को यदि आप ऑक्सीजन में जलाते हैं, आग में जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ हवा में जलाते हैं, तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम के ऑक्साइड की एक सफ़ेद राख बचता है। तो यही क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से जलने के बाद सफ़ेद रंग की राख बचता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा, जब मैग्नीशियम को जला देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और सफ़ेद रंग के राख नीचे में राख बनता है। यानी कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो सफ़ेद रंग की एक राख मिलता है, उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो याद रखिएगा, आप मैग्नीशियम को जब जलाइएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये परीक्षा में पूछा गया है, क्या बनेगा, तो ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनेगा। कौन, मैग्नीशियम को जलाएंगे तब। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो 5 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 5 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। इसको एग्जाम में पूछा भी गया है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम किस पर लागू होता है। तो अभी तुरंत हम लोग बताएं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम किस पर लागू होता है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के दोनों। तो पहले भौतिक परिवर्तन हम लोग देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब होता है कि कोई एक चीज़, नया चीज़ बन गया। जैसे मान लीजिए कि कोई बर्फ़ है, बर्फ़ इसका अच्छा उदाहरण है। बर्फ़ हुआ, बर्फ़ से मान लीजिए पानी बन गया, बर्फ़ को पिघला दिए गर्मी में और पानी बना दिए। तो क्या पानी को हम लोग फिर बर्फ़ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो सही बात है, पानी को हम लोग बर्फ़ बना सकते हैं। मान लीजिए 1 किलो पानी हुआ, 1 किलो बर्फ़ हुआ, मान लेते हैं 1 किलो ये बर्फ़ हुआ। 1 किलो बर्फ़ को पिघला करके हम लोग किसी बर्तन में, किसी गिलास, किसी बर्तन में उसको पिघला दिए। ये बर्फ़ है, ये पिघला हुआ है, ये बर्फ़ हुआ और ये पिघल गया, ये पिघल गया। तो क्या 1 किलो बर्फ़ पिघल करके 2 किलो थोड़ी ना हो जाएगा पानी। 1 किलो बर्फ़ पिघल करके क्या आधा किलो थोड़ी ना पानी बन जाएगा। 1 किलो बर्फ़ को पिघलाएंगे तो 1 किलो ही पानी बने रहेगा। तो द्रव्यमान भी एक तरह के केजी में ही है। द्रव्यमान को तो किलो ही बोल सकते हैं कि एक द्रव्यमान का मात्रा किलो होता है। तो 1 किलो वजन, ये 1 किलो बर्फ़, 1 किलो पानी हो गया। क्या इसमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो संरक्षण मतलब होता है कि जितना इधर है उतना ही इधर भी होना चाहिए, पिघलने के बाद और पिघलने से पहले भी सेम रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं संरक्षण। संरक्षण इसे बोलते हैं। नजर नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो उसको, अगर बर्बाद हो रहा है तो उसको संरक्षण नहीं बोलेंगे, कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको संरक्षण नहीं बोलेंगे। तो भौतिक परिवर्तन में संरक्षण होता है कि नहीं होता। हाँ, भौतिक परिवर्तन में संरक्षण रहता है। 1 किलो बर्फ़ पिघल करके 1 किलो ही पानी बनेगा, 2 किलो नहीं हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में तो होता ही है। अभी तुरंत पढ़े, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, क्योंकि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित ही करते हैं। द्रव्यमान को संतुलित रखने के लिए, द्रव्यमान को संरक्षण रखने के लिए। तो इनमें से दोनों सही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये वीवीआई प्रश्न था कि भौतिक परिवर्तन में भी द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब समझा दिए, जो पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा, पहले भी उतना भी रहेगा, बाद में उतना ही रहेगा। इसी को बोलते हैं संरक्षण। द्रव्यमान मतलब किलो,
तो रासायनिक अभिक्रिया में भी ये संरक्षित रहता है, यानी कि एक किलो हाइड्रोजन और 1 किलो ऑक्सीजन मिल करके 2 किलो पानी बनाएगा। 1 किलो हाइड्रोजन और 1 किलो ऑक्सीजन मिलकर 2 किलो पानी बनाएगा। ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में, दोनों में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। चलते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर पर चलते हैं, रासायनिक समीकरण एवं संतुलन। कहता है जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या बनता है, अभी तुरंत बताइए। जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैग्नीशियम के ऑक्साइड। ये सही प्रश्न जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िए। हम ये चैप्टर 1 खत्म करेंगे, फिर चैप्टर 2 शुरू करेंगे। ऐसे ही ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, इनमें कौन संतुलित है। तो यहाँ देखिए, ये अभी तुरंत इसको संतुलित किए तो 1 नंबर संतुलित है नहीं, क्यों नहीं है, इधर H 2 गो है, इधर H 2 गो है, ओ इधर 2 गो है, यहाँ O 1 गो है, तो 1 नंबर संतुलित नहीं है। 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर के देखिए यहाँ पे H 4 गो, यहाँ देखिए H 4 गो हुआ, यहाँ पर भी H 4 गो हो गया, 2 दूनी 4, H 2 2 2 दूनी 4 हो गया, O 2 गो है, O 2 है, तो ये B नंबर के क्या है, ये B नंबर के संतुलित है। अभी तुरंत हम संतुलित किए थे इसको। चलिए अब 8 नंबर पर हम लोग चलते हैं। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच क्या बनेगा, यानी कि कहता है कि जिंक, मान लीजिए ये जिंक हुआ, ये जिंक हुआ, जिंक को कहता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे आंत में रहता है, हमारे आमाशय में रहता है, इसको मिलाने से क्या बनेगा, तो क्या उत्पाद बनेगा। तो क्या करेगा, यहाँ से H हट जाएगा और Zn जाके जुड़ जाएगा, ZnCl2, ZnCl2 बने, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा, अम्ल धातु साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है और ZnCl के साथ मिल जाएगा, तो ZnCl2। Cl2 क्यों हुआ, क्योंकि ये इसकी संयोजकता बताता है। जिंक में प्लस 2 आयन होता है और क्लोरीन पर -1 आयन होता है, तो ये जो 2 है ना, यही 2 यहाँ पर जाता है, जिंक का संयोजकता यहाँ चला जाता है। तो ये आप लोग समझ गए। तो इसका क्या है, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये आप जब इसके चैप्टर को पढ़िएगा तो वहाँ पर अच्छा से इसके बारे में बताएगा। तो ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, तो ये बीच बीच में आते रहेगा और आप लोग को याद हो जाएगा। एक बार में हो सकता है नहीं याद हो, बार बार हम इसको रिवाइजिंग कराते रहेंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कौन संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन में मतलब होता है जुड़ जाना। यहाँ देखिए ये 1 नंबर का साफ साफ बता रहा है, एगो 2 गो मिलकर एगो बनाती हैं। संयोजन मतलब होता है 2 गो या 3 गो मिलकर एगो बन जाना, तो उसको कहते हैं संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ जाना, संयोजन का मतलब जुड़ जाना। तो इसका सही आंसर 9 नंबर के 1 नंबर के सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर चलते हैं। अपघटन, अपघटन मतलब होता है कि एगो 2 गो बन जाना। संयोजन मतलब होता है 2-3 मिल करके एक बन जाना, और वियोजन मतलब होता है, नाम में पता चल रहा है कि वियोजन तो अलग, वियोग या अपघटन। वियोजन मतलब बोलिए या अपघटन बोलिए, इनमें कौन अपघटन हो रहा है, देखिए इसमें देखिए कौन, एगो देखिए एगो टूट के 2 गो बन गया, ये हुआ अपघटन। अपघटन अभिक्रिया, हाइड्रोजन को जब तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। ये परीक्षा में पूछता है कि जब हाइड्रोजन नहीं है, ये जल है, जल को जब तोड़ेंगे तो कौन कौन से गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। या जल जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, तो अभी तुरंत बताइए कि जल जब वियोजन होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगा, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल करके क्या बनेगा, जल बनेगा। अभी भी कई बार पीछा में भी हम इसको बारे में डिस्कशन किए। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इनमें कौन विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण है। विस्थापन मतलब होता है कि एक जगह से हट के दूसरे जगह चले जाना। यहाँ देखिए कॉपर यहाँ से हट गया, यहाँ आयरन चला गया, तो यही हुआ विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे 2 नंबर का भी विस्थापन अभिक्रिया है। अगर परीक्षा में मात्र सिर्फ पूछे विस्थापन अभिक्रिया कौन है, तो जहाँ पर एक रहेगा ना, जहाँ पे एक गो अलग होगा वही विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे 2 गो अलग हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 अलग हो रहा है, 2 अलग हो रहा है, ये इस जगह पे चला गया, वो जो उल्टा पुल्टा हो गया, देखिए ना यहाँ पे Cl के साथ Ag चला गया और NO3 के साथ Ca चला गया। तो ये विस्थापन, ये भी है विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर के विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर कॉपर हट गया, यहाँ पर जाकर विस्थापन मतलब होता है एक गोरा हट जाना, वहाँ पर दूसरे आकर के जुड़ जाना। कॉपर को यहाँ से मान लीजिए इसको हटा दिए, यहाँ पर आके इसको जोड़ दिए, तो इसी को कहता है विस्थापन करना, विस्थापित कर देना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। पर आप लोग समाचार में सुने होंगे विस्थापित हो गया, एक आदमी यहाँ से वहाँ विस्थापित हो गया। तो विस्थापन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। 11 के सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर के। अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम, रेलवे के कई एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। 12 नंबर के चलते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले वाला में क्या था, यहाँ एक विस्थापन अभिक्रिया था, इसमें एक गो हटा था, आयरन यहाँ पर कॉपर की जगह पर क्या हुआ, आयरन चला है, तो 1 गो हुआ।
वही अगर ये बी नंबर के जो है ना, ये दो गो वाला हुआ, इसमें दो गो उल्टा पुल्टा हो रहा है, ई उसके जगह पर जा रहा है, वो उसके जगह पर उल्टा पुल्टा कर रहा है, तो वह दो विस्थापन। तो यहाँ पर देखिए इनमें कौन दो विस्थापन अभिक्रिया है, तो यहाँ पर कॉपर चला आया, कॉपर की जगह पर जिंक चला हुआ, ये हुआ एकल विस्थापन या विस्थापन। और यहाँ देखिए बी नंबर में देखिए ये हुआ दो विस्थापन। जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये तो सबसे पहले तो यही रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम पूछ जाएगा कि जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो बेरियम सल्फेट बनता है, और ये सफ़ेद होता है। कई बार पूछा गया बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। तो ये बेरियम सल्फेट बनता है और नमक बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। इसको अपक्षेप कहते हैं, इसको अपक्षेप मतलब होता है ये सफ़ेद रंग के होते हैं, दाना दाना सने की चीज़ होते हैं, इसी को अपक्षेप कहते हैं। तो कई ये रेलवे के एग्जाम में आप सेट मारिए, पुराना साल के सेट मारिए, देखिए उसमें आपको ये प्रश्न 100% अगर 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ ना तो 3 से 4 शिफ्ट में ये प्रश्न आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। उल्टा पुल्टा करके मिल सकता है कि बताइए बेरियम क्लोराइड को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी किताब में 10वीं की किताब में ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है प्रश्न, इसलिए पूछता रहता है। तो ये बार बार आते रहेगा, हम बार बार आपको रिवाइजिंग कराते रहेंगे, याद हो जाएगा। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो गो इधर उधर, सोडियम जगह बेरियम चला गया, बेरियम जगह सोडियम से उल्टा पुल्टा हो गया, दो गो हो गया, क्लोरीन इसके साथ मिल गया, तो दो गो उल्टा पुल्टा हो रहा है, यही इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन, दो गोरा इधर उधर हो रहा है। अब चलते हैं तो चौथा टॉपिक, इनमें कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इनमें कौन ऊष्माक्षेपी है, साफ ऊष्माक्षेपी में तो ऊष्मा निकल रहा है, यहाँ देखिए इधर ऊष्मा लिखा हुआ, यही हुआ ऊष्माक्षेपी, तो ये हुआ ऊष्माक्षेपी। अगर यही ऊष्मा इधर रहता, तीर के इस साइड रहता इधर इधर, तो ये हुआ ऊष्मा शोषी, ऊष्मा को सोख लेगा तो हुआ शोषी, और छोड़ देगा तो हुआ छेपी, छोड़ देगा छेपी, सोख लेगा शोषी, छोड़ देगा छेपी, सोख लेगा शोषी। तो नीचा में देखिए 14 नंबर में, इसका 13 नंबर के सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 14 नंबर में चलिए, इसमें कहता है कौन ऊष्मा सोख रहा है, तो सोख रहा है शोषी होगा। तो ये देखिए ये तो हुआ छेपी, छोड़ रहा है तो छेपी, सोखेगा कौन, ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो ये लूसेंट बोला गया, मुँह से गलती हो गया। ये एनसीईआरटी में 10वीं की बुक में साफ साफ लिखा हुआ कि जब कैल्शियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, इसमें आग डालेंगे, इसको तोड़ने के लिए इसमें क्या डालना पड़ेगा, आग डालना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको जब तोड़ेंगे तो आग डालेंगे इसके ऊपर में, यानी इसमें उसमें सोखाएंगे, जब उसमें सोख लेगा तो दो गो चीज़ टूट जाएगा, ये दोनों चीज़ टूट जाएगा। तो यही हुआ उष्मा शोषी। ये बीपीएससी क्वेश्चन है, बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा था कि इनमें कौन उष्मा शोषी है, तो ये हुआ उष्मा शोषी। परीक्षा में कई एग्जाम में पूछ देता है कि कैल्शियम क्लोराइड को जो हम गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा, तो ये कली चूना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं कली चूना। तो कली चूना यानी कि इसको बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। CaO को यही इंपॉर्टेंट है कि CaO को क्या बोलते हैं, तो CaO को बुझा हुआ चूना कली चूना बोलते हैं। ये कैसे बनता है, जब हम संगमरमर कैल्शियम क्लोराइड, इसको संगमरमर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कली चूना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। तो इस संगमरमर हुआ, संगमरमर को हम जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा। ये हुआ कौन सी अभिक्रिया, ये हुआ उष्मा शोषी अभिक्रिया, सोख लेगा, इस उष्मा शोषी हो गया। वीडियो में इतना ही दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, हम दूसरे वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे।